everyone, good morning. I hope you guys are doing well. So in today's class, we will continue with whatever we have done. पिछली क्लास में हमने क्या किया था? Let us quickly see. हमने पिछली क्लास में of course ये पूरी chronology दोबारा रिवाइज करी थी and हमने Bibles के बारे में पढ़ा था. So while I was going through my notes and while I was revising, तब मैंने देखा कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए हम पहले उसको ठीक कर लेते हैं. So I hope you guys also pointed this out and if not, आप भी ठीक करो. So जल्दी में I said that it was Wycliffe who was burned to death. एक बार ये fact change कर लेते हैं and write down. So yes, he was called as someone who was heretical. ऐसा कहा गया था that he is heretical. What is heretical means? उनकी वजह से, because he wrote the Bible, right? हमने डिस्कस किया था Wycliffe wrote the Bible and this is the first translation that happened. So we have Wycliffe who was someone who was very important in the Chaucerian period. इनकी वजह से peasant revolts and Lollards movement आता है. So Lollards movement was a movement where the followers of Wycliffe started to propagate Christianity. इन्होंने Christianity propagate करना start किया and because of these problems, he was called as heretical. But he was not burned to death. तो ये वाला हम fact change कर लेते हैं. He wasn't burned to death. He died a natural death उनकी हुई थी. Natural death हुई उनकी. उसके बाद उनको heretical proof करके bad declare कर दिया. पहले भी उनको heretical बोला जा रहा था because Pope कभी भी उनको support नहीं कर रहे थे. उसके बाद एक और fact that हम यहाँ पे add कर सकते हैं. As I told you, teaching is also a process of learning. I was reading about it and I came to know that this movement, the Lollards movement, later was called as a lullaby movement because ये start तो बहुत ज़्यादा enthusiasm से हुआ था, उसके बाद इसका enthusiasm खत्म होता चला जाता है. ठीक है, so ये एक fact हमें ठीक करना है. एक fact हमें और ठीक करेंगे. ये fact तो क्योंकि हमने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हमने गलती से बोल दिया था दैट जेम्स द वन ने चर्च के बारे में बात करी, बट येस जेम्स द वन के बारे में भी बात करेंगे. उन्होंने भी चर्च के बारे में बहुत बात करी है बिकॉज उन्होंने बाइबल निकाली है, राइट? तो उनकी बाइबल के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हेनरी द 8th ने किया था. ठीक है, सो हम ये दो चीज़ें एक बार इधर ठीक कर लेंगे सो दैट हमें आगे प्रॉब्लम ना हो. ये वाले फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं बट आई नो इतने सारे फैक्ट्स हैं. सो वी गाइज आर ऑल ह्यूमंस, वी कैन गो रॉन्ग जस्ट लाइक आई वेंट रॉन्ग. सो सॉरी फॉर दैट बट आई डिड करेक्ट दैट. कल क्लास से निकलते ही आई रियलाइज दैट व्हाई हैव आई रिटन दैट इट इज वाइक्लिफ दैट वाज बर्न टू डेथ. सो हु वाज बर्न टू डेथ वाज टिंडेल. किसको बरी कर दिया गया था, किसको जला दिया था, जिंदा जला दिया था. बर्न टू डेथ वाज टिंडेल. ठीक है, सब याद रखेंगे. टिंडेल वॉज बर्न टू डेथ. सो आई गेस ये दो फैक्ट्स क्लियर कर आई होप सबको समझ आ गया हम कहाँ पे थे. पोजिशनलाइज योर सेल्फ, पिछले नोट्स क्लियर कर लो एंड उसके बाद लेट अस कंटिन्यू. सो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन दोनों एज हो चुके हैं, है ना. सो देर इज दिस एज जहाँ पे अब हम आ जाते हैं. वी हैव द मिडिल इंग्लिश पीरियड, द एज ऑफ चॉसर एंड द एज ऑफ रेफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैरन एज. टुडे यू विल लर्न दैट दिस बैरन age is also called as the age of revival because कहीं यहाँ के एंड के जितने भी राइटर्स थे ना वो थोड़ा सा रिवाइव करने का ट्राई कर रहे थे अपने आप को बिकॉज ऑफ द मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक ब्लैक डेथ. यहाँ पे क्या आया था, बुबोनिक प्लेग आ गया था. बुबोनिक प्लेग क्या होता है, रैट्स की वजह से जो प्लेग आ जाता है और लंदन में ये बहुत बार आएगा. तो जो पहली बार आता है वो इसी टाइम पीरियड के बीच में आता है. इस टाइम पे कोई नया रिफॉर्म नहीं आता, कोई नया मूवमेंट नहीं आता. क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं. So this is called as the period that is the barren age. और धीरे धीरे लास्ट के कुछ राइटर्स जैसे थॉमस मोर आएंगे और इसको रिवाइव करने का ट्राई करेंगे. नाउ दिस पीरियड, द मिडिल इंग्लिश पीरियड, द एज ऑफ चॉसर एंड द एज ऑफ रिफॉर्मेशन इज बेसिकली समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डील विद हिमानी. बट अभी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं तो क्रोनोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना हो. मैं आपको एटलीस्ट क्या करूंगी, आपको बैकग्राउंड दे दूंगी इस एज का एंड हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हमारी रेनेसां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज दैट इज देयर. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि एज ऑफ चौसर से नहीं आते हैं, लेकिन मतलब रिवाइवल से नहीं आते हैं वो, बट वो कनेक्टिंग एजेस है. सो एज ऑफ चौसर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर क्या है, रेनेसां अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ये जो एज ऑफ रेफॉर्मेशन है ये क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड एंड उससे रिलेटेड राइटर्स पढ़ लेते हैं. बाकी यू हैव दृष्टि लर्निंग ऐप एंड यू विल स्टडी दिस इन ग्रेटर डिटेल विद हिमानी. सो टेंशन मत लेना कि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं किया है मैंने
मैम। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं इन दो एजेस का, एंड हम रेनेसां बहुत ढंग से करेंगे, लेकिन आप डिटेल में ये दो एजेस किसके साथ पढ़ोगे, विद हिमानी यू विल स्टडी, right? So let us continue today with a very very important topic, and सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री समझेंगे इस टाइम की। सो ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जब इंग्लैंड में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इंग्लैंड में क्या होती हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे। लेट अस राइट अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन दिस एज। यहाँ पे तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट किंग्स आते हैं इस एज के अंदर, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस राइट अबाउट द chronological sequence of the events that happened during the age of revival. इसे reformation, barren period भी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है, from 1400 till 1550 AD. Okay, let us quickly write about these things. I hope Anglo-Saxon and Norman is completely क्लियर टू यू गाइज। अब फ्रेंच का रूल था, उसके बाद क्या होने लगा, फिर हमारे पास एक किंग आते हैं, जो कि किंग का नाम क्या है, let us first write about the British, so this is British literature, Reformation से start करते हैं। This was a period of Reformation. Reformation मतलब चीजें चेंज हो रही हैं। Reformation is related to Christianity. Often this period is also called as the Barren period. क्या कहते हैं इसको, बैरन पीरियड कहते हैं। कब से कब तक है, 1400 से 1550 AD तक है, ठीक है। आई होप इतना सबको याद रहेगा। इसके बाद हमारे पास 1399 में कौन आते हैं, हेनरी थ्रोन पे आ जाते हैं। कौन थ्रोन पे आते हैं, हमारे पास हेनरी द फोर्थ केम ऑन द थ्रोन। सो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो यहाँ के आ रहे हैं, दैट इज हेनरी द फोर्थ। हेनरी द फोर्थ थ्रोन पे आते हैं, ही बिकम्स द किंग, हेनरी द फोर्थ, राइट। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1413 में हमारे पास हेनरी फिफ्थ आ जाते हैं। उसके बाद कौन आ रहे हैं, हेनरी फिफ्थ थ्रोन पे आ जाते हैं। फिर 1417 में क्या होता है, 1417 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट आता है जो पेपर में बहुत बार आ जाता है, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ पे, इन जर्मनी। सबसे पहले कहाँ आ रहा है, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस आता है। ये एज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी तक इंग्लैंड में नहीं पहुंचा है। जर्मनी मतलब यूरोप में आ गया है, यूरोप में आ चुका है प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन इंग्लैंड में नहीं आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो कहाँ आता है, जर्मनी में आ जाता है। जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, हमारे पास आता है, वी हैव अ वेरी लॉन्ग पीरियड जहां पे पूरा यूरोप एक दूसरे से लड़ रहा है। इसको कहते हैं हम लोग 100 ईयर वॉर, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में होता है, बट अ लॉट ऑफ अदर एरियाज फ्रॉम इंग्लैंड ऑल्सो जॉइंट देम। सो 1453 इज अ पीरियड दैट यू हैव टू रिमेंबर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 ईयर्स वॉर हो रहा है। ये वॉर किसके बीच में था, ये वॉर था फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड को इस टाइम क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे नॉर्मन एज के बाद। और यहाँ पे कौन जीत जाता है, वी हैव इंग्लैंड जो जीत रहा है। बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग देश भी इंग्लैंड का ही साथ देते हैं, राइट। सो इसका पूरा टाइम पीरियड अगर हमें देखना है तो वो है 1357 में, 1337 से 1337 में स्टार्ट होता है, और कब खत्म होता है, 1453 में 100 ईयर वॉर पूरा चलता है। मतलब कितना टाइम चल गया, 115 ईयर्स ये पूरा चलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 100 ईयर वॉर बोलते हैं। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग दोबारा एक इंसिडेंट आता है जो कि लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमन एम्पायर जो होता है उसका फॉल हो जाता है। व्हाट इज दैट, द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कब आता है, ये इसी टाइम पीरियड के बीच में होता है, जब इतनी सारी वॉर चल रही होती है, तब हम देखते हैं फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल।
फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह थी जहां पे बहुत सारे प्रीस्ट एंड नन्स रह रही थी और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्या थी? लिटरेचर थी। तो होता क्या है, यहाँ पे अटैक होता है टर्किश लोगों का। टर्किश पीपल आर गोइंग टू अटैक द कॉन्स्टेंटिनोपल एंड वहां के कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग बड़ी बड़ी लिटरेचर ट्रंक्स में डाल के दफना देते हैं, दे बरी इट, और सम लिटरेचर वॉज बर्न, सम लिटरेचर वॉज टेकन to England, some literature was taken to other places, etc. So a lot of literature was lost during this time, right? The center, और इसका सेंटर क्या है यहाँ पे? ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे था, और कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। ये किसके थ्रू होता है? टर्किश इन्वेडर्स के थ्रू होता है, राइट? लिख लो, ऑटोमन एम्पायर इसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइबल के आगे आने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद एक पीरियड आता है 1455 का। ये पीरियड भी बहुत पोजिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। 1450 में स्टार्ट होता है हमारा 30 इयर्स तक चलने वाला वॉर कॉल्ड एज 30 इयर्स वॉर बिटवीन, ये किसके अंदर होता है? ये एक तरह का सिविल वॉर होता है बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ इंग्लैंड, बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ही दो हाउसेस का वॉर होता है। ये कौन से दो हाउसेस होते हैं? लैनचेस्टर एंड यॉर्क। कौन से दो हाउसेस हैं? लैनचेस्टर एंड यॉर्क, ओके, लैनचेस्टर एंड यॉर्क, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉर ऑफ रोजेस। इसे हम क्या कहते हैं? वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं। लैनचेस्टर वर्सेस यॉर्क, लैनचेस्टर वर्सेस यॉर्क, इसे वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं। रेड रोज वर्सेस व्हाइट रोज होता है ये, ठीक है, क्या है? या व्हाइट रोज वर्सेस रेड रोज, तो ये वॉर ऑफ रोजेस है। एंड हाउस ऑफ क्या है? हाउस ऑफ लंदन, जो हाउस ऑफ इंग्लैंड होते हैं, सॉरी, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये 30 इयर्स तक चलता है, इसे हम कहते हैं 30 इयर्स वॉर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉर ऑफ रोजेस। ये कब स्टार्ट हो रहा है? 1455 में ये स्टार्ट होता है, 1455. That is why it's a very important place. It's a very important year. Okay, इतना लिखो, then we'll go forward. Write down. Okay. So what will happen? Now this War of Roses will go on for 30 years. 30 years तक इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, लेकिन इसका कल्मिनेशन कैसे होता है? इसे हम खत्म कैसे करते हैं? ये खत्म होता है एक पॉलिटिकल मैरिज से। ये खत्म होता है बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल मैरिज। मैरिज कराई जाती है हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैनचेस्टर के बीच में। मतलब एक बंदा हाउस ऑफ यॉर्क से ले लिया, एक हाउस ऑफ लैनचेस्टर से शादी करा दी, तो दोनों आपस में लड़ेंगे ही नहीं। अच्छी ट्रिक है, राइट? सो वी हैव हेनरी द सेवेंथ ऑफ लैनचेस्टर। कौन है? हेनरी द सेवेंथ, हेनरी द सेवेंथ ऑफ लैनचेस्टर, एंड हु वाज मैरिड? दिस पर्सन was married, let me draw a heart here. This person was married to whom? So Henry the Seventh of Lancaster was married to Elizabeth of York. Elizabeth of York. तो अब हमने देखा कि यॉर्क फैमिली और लैनचेस्टर फैमिली के दो लोगों की शादी करा दी गई। इसकी वजह से क्या होगा? एक नई डायनेस्टी आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं। सो ये सारा कब चल रहा है? ये रेफॉर्मेशन बैरन पीरियड में ही चल रहा है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। ये अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था इंग्लैंड के लिए। फिर 1492 का टाइम पीरियड है। 1492 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज यहाँ पे हो जाती है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। क्या होती है? डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका किसने करी है? किसने करा? कोलंबस ने। सब याद रखेंगे, किसने करी है? कोलंबस ने। एंड यहीं पर ही इन 1498 we have the discovery of India
इंडिया की डिस्कवरी किसने करी? वास्को दी गामा ने। किसने करी? वास्को दी गामा ने। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में हमने क्या देखा, यहां पर डिस्कवरी हो गई हमारे अमेरिका की। अमेरिका द वर्जिन लैंड, जहां पे कौन जाएंगे? जहां पे हमारे प्यूरिटन फोर फादर्स चले जाएंगे बाद में, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा अमेरिका द वर्जिन लैंड। अमेरिका क्या है? इट इज द वर्जिन लैंड। ये वर्जिन लैंड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे टोटली, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कब डिस्कवरी हो गई थी अमेरिका की? अमेरिका की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कर दी थी कोलंबस ने इन 1492 एंड उसके बाद 1498 के अंदर क्या हुआ? इंडिया की डिस्कवरी हो गई। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जगहें जहां पे हमारा इंग्लैंड रूल करेगा वो तो हमें मिल गई है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जब हम लोग देखते हैं क्रिश्चियनिटी में चेंजेस। ठीक है, सो देयर इज दिस न्यू रिलीजन दैट विल कम अप। क्या होता है? देयर इज अ न्यू रिलीजन दैट कम्स इन इंग्लैंड। एक नया रिलीजन इंग्लैंड में आता है। कौन लाता है इसको? मार्टिन ल्यूथर लाते हैं। कौन लाते हैं? मार्टिन ल्यूथर एक नया रिलीजन लाते हैं इंग्लैंड में इन 1511। तो 1511 के पास देयर इज अ न्यू रिलीजन दैट यू विल फाइंड इन इंग्लैंड बाय मार्टिन ल्यूथर एंड इट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंट्स लिख रही थी मैं। टर्निज्म होता है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म। ओके राइट, ये कौन ला रहा है? मार्टिन ल्यूथर ला रहे हैं। सो प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है? अब ये सारी है ब्रांचेस ऑफ योर क्रिश्चियनिटी। ये क्या है? ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी है। सबसे पहले हमें समझना क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज यहाँ समझ नहीं आई, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड जेम्स द वन, कैरोलिन एज एंड जेम्स की जो एज है या फिर एलिजाबेथन एज है, वो समझ नहीं आएगी। सो सबसे पहले प्रोटेस्टेंटिज्म कौन करते हैं स्टार्ट? प्रोटेस्टेंट स्टार्ट करते हैं। दे वर समवन हु वर अगेंस्ट द कैथोलिक्स। ये किसके अगेंस्ट होते हैं? कैथोलिक्स के। सो एक ग्रुप होता है कैथोलिक्स का, एक ग्रुप होता है हमारे प्रोटेस्टेंट्स का। एक ग्रुप क्या है? प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, और इसके ही रिलीजियस को कैथोलिज्म कहते हैं, इसको प्रोटेस्टेंटिज्म कह रहे हैं हम लोग। राइट, ये सब चीजें कहां स्टार्ट हो रही हैं? ये इंग्लैंड में आता है। ये कहां आ रहा है? इंग्लैंड में आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक और रिलीजन है जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्विनिज्म कहते हैं। वी कॉल इट एज कैल्विनिज्म। और ये कौन स्टार्ट करता है? जॉन कैल्विन स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करेंगे? जॉन कैल्विन स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने किसके बारे में बात की है? प्रीडेस्टिनेशन के बारे में बात की है। प्रीडेस्टिनेशन वर्सेस फ्री विल। ये कहाँ पे है? ये यूरोप में बात होनी स्टार्ट होती है। कहाँ बात हो रही है? ये यूरोप में हो रही है। और ये कहाँ हो रही है? ये इंग्लैंड में हो रही है। सो यूरोप में जब इतनी सारी चीजें बात हो रही होती है क्रिश्चियनिटी के बारे में, सो वी हैव कैल्विनिज्म जो जॉन कैल्विन लेके आते हैं। दे वर इवन मोर स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये बड़े ही, ये क्या है? ये एक ब्रांच है प्रोटेस्टेंटिज्म की। किसकी ब्रांच है? प्रोटेस्टेंटिज्म की ब्रांच है। और फिर क्या होता है? फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैल्विन्स क्या कहते हैं? जो जितने भी हम ह्यूमंस हैं, वी आर बॉर्न सिनर्स। जितने भी हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर बॉर्न सिनर्स बिकॉज ऑफ एडम एंड ईव। किसकी वजह से? एडम और ईव की वजह से, बिकॉज ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था। इसकी स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज प्रिटी क्लियर टू एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है। तो वी आर बॉर्न सिनर्स। वी बिकॉज व्हाट ईव डिड, ईव ने क्या किया? ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था। बिकॉज ऑफ दिस वी आर फॉलन एंड हम कभी भी गॉड तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमेशा सैल्वेशन के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नाउ द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द कैथोलिक्स, बिकॉज कैथोलिक्स वो किसको सपोर्ट कर रहे थे?
पोप को सपोर्ट करते हैं, प्लस चर्च को सपोर्ट करते हैं, और प्लस बाइबल को भी पढ़ते हैं। तो उनके लिए बाइबल को समझने के लिए पोप की नीड है, बिकॉज दैट वाज इन हिब्रू। सो पोप ने सबसे पहले उसे पढ़ा था। लेकिन और इस वजह से कैथोलिक्स ने क्या करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन करना स्टार्ट किया। वो हर चीज़ के लिए मनी लेने लगे, ठीक है। जैसे अगर बैप्टिज्म है उसके लिए बहुत मनी लेंगे, अगर उनको सैल्वेशन दिलानी है किसी को उसके लिए भी मनी लेंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कॉमन लोगों से क्या करने लगे, मनी एक्सटॉर्ट करने लगे। इसकी वजह से प्रोटेस्टेंट स्टार्ट हुए। प्रोटेस्टेंट्स का एक ब्रांच जो यूरोप में हम देख रहे थे, दैट वाज कैल्विन्स, कैल्विनिज्म था। उसके बाद कुछ लोग प्रोटेस्टेंट से और कुछ लोग कैल्विन से मिक्स हुए, और हमारे पास एक ब्रांच आई प्यूरिटन्स। क्या ब्रांच आई, प्यूरिटन्स की एक ब्रांच आई। प्यूरिटन्स क्या थे, प्यूरिटन्स वो थे जो किसी भी तरीके के मेरीमेंट पे नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे, किसी भी तरीके के मेरीमेंट के अंदर नहीं मानते हैं, ये हमारे थे प्यूरिटन्स। नाउ आई विल टेक अ मिनट हेयर, और हम थोड़ा सा लिटरेचर से दूर जाते हैं। लेट अस ऑल्सो स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनके बारे में समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टडी दिस एज वेल। So Protestant Reformation is very important. Protestant Reformation was like a turning point of the world. वो world के लिए एक turning point था। 14 से 15 century के बीच में the Catholic Church was the most famous church. It was there for the religion. वो political और financial status भी enjoy कर रहा था। तो क्या था, जो हमारा चर्च था, यूरोप के अंदर जो चर्च था, कैथोलिसिज्म, पूरे वर्ल्ड में क्या फैला हुआ था, कैथोलिसिज्म फैला हुआ था, ठीक है। सो जितने भी कैथोलिसिज्म थे वो ना ही सिर्फ रिलीजियस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर तरीके से सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशंस, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। सारे लोग उन्हीं की ही बातें माना करते थे, ठीक है। So this is how we have the problem, this is how it was spreading across the world. लेकिन ये जो कैथोलिक्स थे, द चर्च जो था यहाँ का, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, इट स्टार्टेड टू फॉल। It started to fall because of the number of plagues that were there around the world. वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेग्स आई। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम रेफर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रेफर्मेशन, इंग्लैंड में रेफर्मेशन मतलब रिलीजन में चेंज आना। रेफर्मेशन इटसेल्फ मीन्स रिलीजन में चेंजेस आना, आर ऐसे याद रखना। देयर वर नंबर ऑफ प्लेग्स जो बारी बारी आ रहे थे। तो लोगों ने बोला, अब तुम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, फिर हमारे पास इतना दुख क्यों है। तो लोगों ने क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। तो धीरे धीरे क्या आने लगा, रेनेसां आने लगा, धीरे धीरे अवेकनिंग होने लगी लोगों की, है ना। धीरे धीरे हमने ये भी नोटिस किया दैट देयर वर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स। क्या होने लगे, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स होने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स? इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स मतलब जो जहाँ पे भी पोप के, यहाँ पे चर्च में तीन बड़े प्रीस्ट थे और वही आपस में क्या करने लगे, फाइट करने लगे, राइट। देयर वाज रिटर्न टू बाइबल। लोगों ने क्या कहा, rather than using pope to read the Bible and interpret the Bible, let us read the Bible on our own. Why? Because हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस तो आ ही गया है जर्मनी में। अब जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस आ गया है, सो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल होने लगी, है ना। सो बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी, और चर्च को रिफॉर्म करने के थॉट्स लोगों के अंदर आने लगे। सो कैथोलिक चर्च को बारी बारी रिफॉर्म करने लगे। जितनी भी मोनेस्टरीज थी इनके अंदर, उन्होंने क्या करा, लैंड हथियाने लग गए। वो लोगों से क्या हथियाने लग गए, बहुत ज्यादा मनी लेने लग गए थे। सो चर्च वॉज इंजॉइंग अ लॉट, और लोगों को ये प्रॉब्लम हुई। चर्च ऑल्सो क्लेम्ड दैट दे कंट्रोल द डोर टू हेवन। चर्च कहते थे कि वो किंगडम जो है, हेवन है, उसकी कीज उनके पास है। तो मेरे पास आओ, तो मुझसे बातें करो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किस तरीके से सैल्वेशन मिलेगी। सो दीज वर द फॉलोइंग एरियाज। बिकॉज ऑफ दिस यूरोप में क्या आने लगा, पूरे यूरोप में, ये एक तरीके से यूरोप में है। सो आप कह सकते हो यहां पे यूरोप में आता है ये सबसे पहले, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे यहाँ पे ये आते हैं हमारे इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में आते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटेस्टेंटिज्म पूरे वर्ल्ड में आने लगा।
प्रोटेस्टेंटिज्म सबसे पहले आने लगा और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स क्या हो गए, कैथोलिक्स के अगेंस्ट हो गए प्रोटेस्टेंट्स। तो ये रिफॉर्मेशन बिगिन टू स्वेप ओवर यूरोप एंड द रेनेसां वाज कमिंग। पीपल वर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द चर्च। लोगों ने चर्च की, जो ये इतने ज्यादा अपने आप को, एंग्लिकन चर्च अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा था, वो उसको क्वेश्चन करने लगे। तो क्या आने लगा हमारे पास आने लगा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। क्या होने लगा, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। अब इसकी वजहें हैं, ये सारी वजह तो है, एक और वजह है ब्लैक डेथ। वहां पे इतनी ज्यादा डेथ होने लगी, क्या आने लगा, वहां पे प्लेग फैल गया, ब्यूबोनिक प्लेग, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेग्स हमने देखे। ठीक है, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर आने लगे। देयर वर 3 पोप्स जिन्होंने आपस में ही लड़ने लगे और रिफॉर्मेशन धीरे धीरे आने लगी। राइट, they said that the word of God, you cannot decode the word of God, you need us। तो ये इनकी वजह से प्रोटेस्टेंट फेथ क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। सो देयर वर 3 इंटेलेक्चुअल्स दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे, अब हम दोबारा लिटरेचर के पास आ जाते हैं। अब कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी स्प्रेड करना होता है तो यू नीड लिटरेचर। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास कौन आ गए, 3 इंटेलेक्चुअल्स आ गए, या फिर 4 इंटेलेक्चुअल्स कह लो आ गए। सबसे पहले आते हैं जॉन वाइक्लिफ। कौन आते हैं, जॉन वाइक्लिफ आते हैं, जिनको कल भी हमने पढ़ा था। जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया, जॉन वाइक्लिफ को हेरेटिकल डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी डेथ कब होती है, उनकी डेथ 1415 में होती है। उसके बाद उनको हेरेटिकल बोला गया। क्यों, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उनकी जो बाइबल थी, जब उन्होंने बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट करी, द पीजेंट्स केम अप। पीजेंट्स ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं पीजेंट्स रिवोल्ट। ये आप क्या करोगे, एज ऑफ चौसर में पढ़ोगे। ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्ट आ गया, पीजेंट्स आ गए और वो लड़ने लगे। ठीक है, लोलार्ड्स मूवमेंट भी यहीं से ही आता है। तो पोप को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और पोप ने बोला कि इनको हेरेटिकल प्रूव कर दो। इनके फॉलोअर्स जो लोलार्ड्स थे, कौन थे, लोलार्ड्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। वो लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट खो दिया और उन्हें ललाबाय कहने लगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन और आते हैं इंग्लैंड में, एंड हिज नेम इज विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल ने भी क्या लिखी, विलियम टिंडेल ने भी बाइबल लिखी और इन्होंने इरास्मस और मार्टिन ल्यूथर की बाइबल को रीड करके लिखा। इरास्मस एंड मार्टिन ल्यूथर की बाइबल को रीड किया और उसके बाद इन्होंने वो लिखा। ठीक है, और इस बाइबल को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट भी बोलते हैं। इस बाइबल को किसने इनकी हेल्प करी, इरास्मस, मार्टिन ल्यूथर जैसे लोगों की बातें इन्होंने अपनी बाइबल में ऐड कर दी थी। दिस इज विलियम टिंडेल। ठीक है, विलियम टिंडेल। देन वी हैव मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर भी क्या कर रहे थे, देश में बहुत सारी चीजें स्प्रेड कर रहे थे अबाउट क्रिश्चियनिटी। मार्टिन ल्यूथर एक जर्मन मॉन्क थे जिन्होंने बहुत सारी प्रीचिंग्स करी। उन्होंने क्या करा, ही आस्क्ड अबाउट फॉरगिवनेस थ्रू फेथ। उन्होंने बोला कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च के पास जाने से, पोप के पास जाने की बजाय फेथ रखो और ग्रेस रखो और उससे तुम आगे बढ़ पाओगे। तो ये कौन थे, ये हमारे एक जर्मन मॉन्क थे जिन्होंने बोला फॉरगिवनेस थ्रू फेथ प्लस ग्रेस। इन्होंने क्या बोला, पहले लोग बोल रहे थे पोप के पास जाओ, पोप तुम्हें कुछ बताएंगे क्या करना है। ऐसे आपने कभी देखा है, ये चर्च है आपका, ठीक है, ये चर्च है। जब उसे एंटर करते हो तो कन्फेशन रूम होता है। क्या होता है, कन्फेशन रूम। तो ये कैथोलिक क्या करते थे कि इस कन्फेशन रूम में बैठो, अपनी सारी बातें बताओ, जो यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो सुनेंगे, आपको सॉल्यूशंस देंगे। इससे इन्होंने क्या करने लगे, इससे ये लोग मनी लेने लगे, बहुत ज्यादा मनी एक्सट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चे को बैप्टिज्म कराते हैं, बच्चे का नामकरण बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियनिटी में, उसके लिए भी इन्होंने मनी लेने लगे। तो इस तरीके से जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वो क्या
क्या होने लगा, वो बहुत रिच होने लगा। और क्या पीजेंट्स क्या थे, पीजेंट्स और वर्किंग क्लास क्या थी, वो पुअर होने लगी। तो यहाँ पे मार्टिन ल्यूथर ने आवाज उठाई, वो जर्मन मॉन्क थे, और उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रीचिंग नहीं कर सकते हो, खुद फॉरगिवनेस ले सकते हो थ्रू फेथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, इरास्मस भी आते हैं। इरास्मस ने भी बहुत सारी क्या करी थी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड की थी। और ये कौन थे, ही रिजेक्टेड द कैथोलिक मोनेस्ट्रिसिज्म, इन्होंने कैथोलिक मोनेस्ट्रीज में जाना कंडेम किया। इन्होंने भी बोला अपनी वैल्यूज, अपनी हैबिट्स क्रिएट करो। प्लस ये कौन थे, ये एक डच मॉन्क थे। ठीक है, ये एक डच मॉन्क थे जो अलग अलग जगह जाके बातें बोल रहे थे। इन्होंने भी ट्रांसलेशन करी है हमारी बाइबल की। अब टिंडेल ने इरास्मस और मार्टिन ल्यूथर की चीजें पढ़कर सुनकर ही क्या किया, अपनी बाइबल लिखी थी, जिसे हम लोग कहते हैं द न्यू टेस्टामेंट से उसने बहुत कुछ लिया है। प्लस ये क्या है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे उनको भी जला दिया गया था। और हम देखते हैं टिंडेल को क्या किया था, ही वॉज बर्न, टिंडेल वॉज बर्न टू डेथ, टिंडेल वॉज बर्न टू डेथ, राइट। सो वाइक्लिफ को कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बोल दिया, वाइक्लिफ को कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बोला। मार्टिन ल्यूथर वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में बात करी। टिंडेल वॉज बर्न टू डेथ, राइट। और ये कब वॉज बर्न टू डेथ, इन 1535, he was burned to death. So Tyndale was a monk and he was burned to death, right? So अब क्रिश्चियनिटी की नई नई ब्रांचेस आ जाती हैं, इतना हमें डीप में जाने की नीड नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू, हमारे पास जो लोग चर्च में मान रहे थे उस टाइम, उन्हें हम लोग बोलते हैं रोमन कैथोलिक्स। वो कौन थे, रोमन कैथोलिक्स या फिर रोमन कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिसिज्म, ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है। उसके बाद कुछ थे जो मार्टिन ल्यूथर की बातें मान रहे थे, मार्टिन ल्यूथर की बात मानते हैं, इसीलिए उसे ल्यूथरिज्म कह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूथरिज्म कह सकते हैं। कुछ लोग जॉन कैल्विन की बात मानते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कैल्विनिज्म, कैल्विनिज्म। एंड लास्ट में क्या होता है, हमारे पास हेनरी द एट्थ आते हैं जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड सेट करते हैं, उसको हम लोग, उनको हम क्या कहते हैं, एंग्लिकन्स, दे वर कॉल्ड एज द एंग्लिकनिज्म, तो उसे एंग्लिकन कहते हैं। इनके एक दो करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सो दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहले, पोप इज द हेड ऑफ द चर्च, पोप इज द हेड, ये किसने बोल दिया, रोमन कैथोलिक्स ने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशंस के बारे में ये मान रहे थे, कॉन्ग्रीगेशंस मतलब ये लोग मिनिस्टर्स की बात मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे ये काउंसिल, ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स की बात भी मानो, सिर्फ पोप के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनकी बात मानते हैं। ठीक है, सो ये बोलते हैं सैल्वेशन, जो कि कौन है, बाइबल को रीड करके हमारे प्रीस्ट बताएंगे। यहां पे ये बोलते हैं सैल्वेशन बाय फेथ, फेथ रखने से ही सिर्फ सैल्वेशन आ सकती है। देन ये लोग मानते थे प्रीडेस्टिनेशन, कि भाई सब कुछ पहले से लिखा है, हम इनेटली सिनर्स हैं, हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो अपना दुख कम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, गॉड हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड हमें क्या करना है। और ये भी किस में मानते हैं, सैल्वेशन बाय फेथ में मानते हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स आने लगते हैं ना, इन लोगों के साथ ही हमारे पास प्यूरिटन्स की ब्रांच आती है, राइट। यहाँ पे प्रीस्ट इंटरप्रेटेड द बाइबल, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे प्रीस्ट बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पे बिलीवर्स को बाइबल पढ़ाई जाती है, जितने भी बिलीवर्स होते हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पर भी बिलीवर्स पढ़ते हैं और यहाँ पर भी बिलीवर्स पढ़ते हैं। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ओके, राइट।
सो ये लोग किस में मानते थे, ये लोग ओरिजिनल सिन में मानते थे, और ओरिजिनल सिन में, इसीलिए ही पोप अपने आप को बहुत ज्यादा कहता था कि अगर गुड वर्क करोगे तो आपको जल्दी से फॉरगिवनेस मिल जाएगी, इसीलिए हमारी सेवा करो। ओके, राइट। सो कैल्विन्स कहते थे कि अगर 5 सर्विसेज कर ली आपने वर्ल्ड में तो भी ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो ल्यूथरन्स थे 2 तरीके की सर्विसेज में मान जाते थे, और रोमन कैथोलिक्स थे वो कहते थे कि रिचुअलिस्टिक थे वो, मतलब हमेशा ही सर्विस करते रहो। ये बोलते हैं कुछ अच्छे काम करो, हमेशा ही सर्विस करते रहो, इतनी ऐसी ऐसी बातें कुछ इन लोगों के बीच में क्या थी, चेंजेस होते थे। धीरे धीरे पूरे एंटायर यूरोप में भी ये स्प्रेड होने लगा, एंड यहाँ पे हमारे प्यूरिटन्स का सेक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ आ गया है। अभी तक हमने कहाँ लिखा है, हम 1511 पे थे जब न्यू रिलीजन इंग्लैंड में एंटर करने लगते हैं, जो मार्टिन ल्यूथर लेके आते हैं। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है ऑफ 1509। कौन सा टाइम आता है, 1509 का टाइम पीरियड आता है। इसके अंदर वी हैव हेनरी द 8th दैट केम ऑन द थ्रोन। कौन आते हैं, हेनरी 8th केम ऑन द थ्रोन। हेनरी द 8th भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेनरी द 8th ही क्या स्टार्ट करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, चर्च ऑफ इंग्लैंड का इनॉग्रेशन करेंगे, द चर्च ऑफ इंग्लैंड। बाय एंड लार्ज द होल कंट्री वाज बिकमिंग प्यूरिटन। कंट्री कैसी होने लगती है, प्यूरिटन होने लगती है। अभी हमने बात करी कि इंग्लैंड में क्या आने लगता है, इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म आने लगता है, जो कैल्विन्स और प्रोटेस्टेंट्स से इंस्पायर्ड था, मार्टिन ल्यूथर लेके आते हैं, तो पूरी कंट्री प्यूरिटन्स होने लगती है। लेकिन हेनरी द 8th की क्या प्रॉब्लम थी, हेनरी द 8th ने जिस वाइफ से शादी की थी एरागॉन, वो कैथोलिक थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, इसलिए इन्हें चर्च ऑफ इंग्लैंड को इनॉग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ही चर्च ऑफ इंग्लैंड को इनॉग्रेट करते हैं। 1517 के अंदर टिंडेल्स बाइबल आती है, टिंडेल्स बाइबल आती है। उसके बाद आप देखते हो लोगों में एनलाइटनमेंट धीरे धीरे आने लगता है। आफ्टर दिस, आफ्टर टिंडेल्स बाइबल, पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो ऑल्सो सेड दैट जो वर्ल्ड है, जैसे डिस्कवरीज होने लगी, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा जो अर्थ है दैट इज राउंड, कुछ लोग कहते हैं अर्थ फ्लैट है, आप जाओगे तो गिर जाओगे। धीरे धीरे डिस्कवर होता है कि अर्थ कैसा है, अर्थ राउंड नहीं है, फ्लैट है। तो इस तरीके की अलग अलग बातें यहाँ पे अलग चल रही थी। कुछ कहते हैं कि अर्थ सेंटर में है, और ये भी पता लगता है कि अर्थ सेंटर में नहीं है, ठीक है, अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं है। ऐसी अलग अलग डिस्कवरीज हमारे को मिलने लगती है। सो फर्डिनेंड दी मैलिगन क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं हमारे अर्थ का, कब, इन 1522। तो ऐसी ऐसी नई नई डिस्कवरीज भी होने लगती हैं। लास्ट में हम देखते हैं 1547 में वी हैव हेनरी द 8th, हेनरी द 8th जिनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हेनरी द 8th की डेथ होती है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए किंगडम किसको मिलता है, मैरी को मिलता है। सो सबसे पहले इनके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, कितने कितने बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे हैं। वी हैव 3 किड्स, और इनकी कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यहीं से ही हमारे पास एलिजाबेथन पीरियड, सो एलिजाबेथ आती है, एलिजाबेथन पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट। सो अब इस रेफॉर्मेशन में कुछ राइटर्स थे, एक बार उन राइटर्स को भी देख लेते हैं। हम इन पे बहुत फोकस करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब हम लोग एलिजाबेथन एरा देखते हैं तो यहीं पर ही, इन पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले राइटर्स कौन है, अब ये राइटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एलिजाबेथन एरा की स्टार्टिंग में है, एलिजाबेथन एरा की स्टार्टिंग में है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अबाउट थॉमस मोर। थॉमस मोर ने क्या लिखा है, यूटोपिया लिखा है, एक ही वर्क, लेकिन ही गॉट सो फेमस, थॉमस मोर यूटोपिया। किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने क्या लिखा था, किंग्स स्क्वायर लिखा था, किंग्स स्क्वायर। किंग जेम्स वन ने क्या लिखा,
किंग स्क्वायर लिखा। ओके, किंग स्क्वायर 7 लाइन स्टैंजाज में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना ये 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया था, जो कि चौसर ने इनॉग्रेट किया था। ये किसने इनॉग्रेट किया था? चौसर ने। लेकिन क्योंकि वो किंग थे इसलिए इसका नाम राइम रॉयल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि वो किंग थे इसलिए उन्होंने इसका नाम राइम रॉयल कर दिया। ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी सी, ये राइमिंग स्कीम होती थी इसकी, राइम रॉयल कह दिया। तो अगर पेपर में कभी आ जाए कि चौसर का क्या राइटिंग स्टाइल था, तो चौसर का 7 स्टैंजा का राइटिंग स्टाइल था किंग स्क्वायर के अंदर यूज कर किंग जेम्स ने क्या स्टार्ट कर दिया? राइम रॉयल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इज दिस क्लियर? देन वी हैव विलियम डनबार। विलियम डनबार वो भी यहां लिख रहे थे और उन्हें क्या लिखा है? द पैलेस ऑफ ऑनर लिखा है। द पैलेस ऑफ ऑनर लिखा है, सॉरी द पैलेस ऑफ ऑनर लिखा है डगलस ने। डगलस ने लिखा है द पैलेस ऑफ ऑनर, क्योंकि वो किंग थे इसलिए इसका नाम हो गया राइम रॉयल। ठीक है, पूरा नाम था इनका गैन डगलस। देन वी हैव विलियम डनबार। ठीक है, विलियम डनबार। द गोल्डन टारगेट, द गोल्डन टारगेट, द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस के बारे में बात करते हैं ये। द लेमेंट ऑफ द मेकर्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखे थे। देन वी हैव लिडगेट, जॉन लिडगेट। इन्होंने क्या लिखा था? द टेम्पल ऑफ ग्लास, पेपर में आ जाता है द टेम्पल ऑफ ग्लास। स्टोरी ऑफ थीब्स भी लिखा है इन्होंने, द स्टोरी ऑफ थीब्स, द फॉल ऑफ प्रिंसेस। इसको एक बार रीड करेंगे, लिडगेट इंपॉर्टेंट है। ओके, I hope this you have written. Then we have Alexander Barclay, Alexander Barclay जिन्होंने शिप ऑफ फूल्स लिखा था, द शिप ऑफ फूल्स। तो पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा शिप ऑफ फूल्स किसने लिखा है? बार्कले ने लिखा है। और इन्होंने क्या लिखा था? सर्टेन एक्लॉग्स। और क्या लिखा था? सर्टेन एक्लॉग्स। एक्लॉग्स क्या होते हैं? पैस्टोरल पोएम्स होती हैं। ये पैस्टोरल पोएम सिडनी और स्पेंसर बहुत यूज करेंगे, इसलिए याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राइटर यहाँ के जॉन स्केल्टन, जॉन स्केल्टन जिन्होंने क्या लिखा था? बुक ऑफ कॉलिन क्लाउट। और कॉलिन क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम एलिजाबेथन एरा करेंगे तब हम पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर को। किसको पढ़ेंगे? एडमंड स्पेंसर को पढ़ेंगे। और एडमंड स्पेंसर ने एक वर्क लिखा है जिसमें उन्होंने पैस्टोरल रोमांसेस दिखाए हैं, कॉल्ड एज द शेपर्ड्स कैलेंडर, द शेपर्ड्स कैलेंडर, द शेपर्ड्स कैलेंडर। और उस वर्क का जो पर्सोना है, उस वर्क पर्सोना मतलब फेमस पर्सन, उसका एक प्रोटैगनिस्ट, वो कौन है? कॉलिन क्लाउड। तो कभी ये PYQ है और अगर ये आ जाए पेपर में कि किसने वो पर्सोना क्रिएट किया है, जॉन स्केल्टन ने किया है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या होता है, इंग्लैंड में भी प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है, विलियम कैक्सटर ले आते हैं। विलियम कैक्सटर जो कि प्रिंट मेकर है, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी आया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी आया हुआ है, पहले इसको नोट कर लो फिर हम पढ़ेंगे वो। ठीक है, एक बारी हम यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। तो जब हम यहां पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये दो चीजें यहां ऐड कर सकते हैं, यहां ऐड करेंगे। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। या कूल, तो हम इसे यहां ऐड करेंगे। सो 1455 से 83 तक, कब तक, 83 तक हमारा वॉर ऑफ रोजेस जब खत्म हो जाता है, वॉर ऑफ रोजेस खत्म होता है, तो 1474 में, इन 1474 वी हैव विलियम कैक्सटन। कौन है, विलियम कैक्सटन, जो क्या लाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में ले आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आ जाता है, इंग्लैंड में आ जाता है। कहाँ आता है, वेस्टमिंस्टर में आता है। सबसे पहले कहाँ आता है, वेस्टमिंस्टर में आता है। उसके बाद इन 1476 कैक्सटन एस्टैब्लिशेस द प्रिंटिंग प्रेस इन लंदन। वेस्टमिंस्टर से कहाँ लेके आएगा, लंदन में। ये PYQ है, ये आ जाता है पेपर पे, याद रखना, ठीक है, ये आ जाता है पेपर में। उसके बाद 1485 के अंदर एंड हो जाता है, एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस। एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैरिज बिटवीन द टू अलायंसेस। तो ये सब याद रखेंगे, दिस इज अ PYQ, पेपर में आता है। किंगस्टन, जो हमारे कैंगस्टन थे, उनका भी तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बाइबल आई थी। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेकर वो कहाँ आ जाते हैं, इंग्लैंड में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से क्या क्या डिस्कवरी, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो लिखो। सो वी हैव द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सो विलियम कैक्सटन की वजह से हमारे पास फर्स्ट प्रिंटेड बुक हमें मिलती है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक कॉल्ड एज द डिक्टेशंस and saying of philosopher. The dicts and sayings of philosopher, ये पहली बुक है जो प्रिंट हुई है 1476 में। उसके बाद 1477 में इन्होंने रिलीजियस बाइबल निकाली अपनी, बाइबल भी इन्होंने प्रिंट करी। कब करी, 1477 में। उसके बाद फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक, कौन सी थी, द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। 1478 में द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। उसके बाद है एक बुक जो कैक्सटन ने लिखी थी, दैट इज कॉल्ड एज द गेम ऑफ द प्ले ऑफ चेस। द गेम ऑफ द प्ले ऑफ चेस, ये कब आती है, 79 में। ठीक है, इज दिस क्लियर।
सो इस तरीके से ये हमारे पास सारा क्या है, रेफॉर्मेशन के अंदर काम होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये पिक्चर, दिस पिक्चर विल डायरेक्टली शो यू द war, the 30-year war that happened between the two houses, the house of Lancaster and the house of York. So Lancaster के जितने भी लोग थे उनका सिंबल था रेड रोज, और यॉर्क के जितने थे उनका सिंबल था व्हाइट रोज। दिख पा रहा है आपको, रेड रोज और व्हाइट रोज के बीच में लड़ाई होने लगती है एडवर्ड ऑफ यॉर्क एंड हेनरी द फिफ्थ के बीच में। बाद में हम देखते हैं हेनरी द सेवेंथ एंड एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क की शादी करा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्यूडर ट्री एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे पॉज कर कर अगर कभी रीड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। हेनरी द सेवेंथ एंड एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क याद रखना। Then comes the very important part, that is the coming of the Henry the एट्थ। हेनरी द एट्थ की वजह से हमारे पास चर्च ऑफ इंग्लैंड भी आता है। सो दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज हेनरी द एट्थ। जब किंग हेनरी द सेवेंथ एंड एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क की शादी होती है तो दे बिगॉट अ सन कॉल्ड एज हेनरी द एट्थ। हेनरी द एट्थ बिकम्स द किंग। कब किंग बनते हैं, इन 1509 से वो किंग बनकर कब खत्म होता है, 1547 तक वो किंग बनते हैं। दिस इज अ टाइम पीरियड जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है। यू कैन से दिस इज द राइज या फिर कह लो द फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड का फॉर्मेशन इनके थ्रू ही होता है। इनके करने के तरीके बहुत ज्यादा अलग हैं। अब हम लोग ना वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल, तब आपको ये समझ आएगा। सो वी हैव हेनरी द एट्थ, जिनकी शादी किसके साथ होती है, एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क के साथ होती है। इनके कितने बच्चे होते हैं, सो वी हैव आर्थर। इनका सबसे पहला बच्चा कौन है, आर्थर है। बट आर्थर डाइज वेरी यंग। नहीं तो किंग कौन होता, आर्थर होता। आर्थर की वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरागॉन। कौन थी, कैथरीन ऑफ एरागॉन। कैथरीन ऑफ एरागॉन बिकॉज शादी हो गई थी उनकी ऑलरेडी आर्थर के साथ, आर्थर मर जाते हैं। कैथरीन ऑफ एरागॉन विडो हैं यहाँ पे और इनके साथ ही रह रही हैं। इनके एक और बच्चे थे, इन लोगों के एक और बच्चे हैं, हेनरी द एट्थ। ठीक है, हेनरी द एट्थ के बाद हमारे पास और कौन है, हेनरी द एट्थ के बाद वी हैव जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, सॉरी वी हैव मार्गरेट इनके बच्चे हैं, और उसके बाद लास्ट में मैरी इनके बच्चे हैं। तो इनके कितने बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं। वी हैव आर्थर, हेनरी द एट्थ, देन वी हैव मार्गरेट एंड मैरी, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, यू विल रियलाइज दैट बिकॉज आर्थर मर गए हैं, आर्थर की वाइफ की शादी हेनरी द सेवेंथ के बोलने पर हेनरी द एट्थ के साथ करा दी जाती है। किसके साथ कराते हैं, हेनरी द एट्थ के साथ करा देते हैं। तो सबसे पहले हेनरी की शादी कैथरीन ऑफ एरागॉन से हो गई है एंड वो क्वीन बन जाती हैं इन 1509 में कैथरीन ऑफ एरागॉन इनकी वाइफ बन जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ his lust to have a child, that to a male person, the dominating one who will lead the kingdom, ये क्या करते हैं, मल्टीपल शादियां करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बारी बारी मल्टीपल शादियां करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस द चर्च ऑफ इंग्लैंड विल बिकम एंग्री। इसकी वजह से चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या हो जाता है, एंग्री होने लगता है। तो लेट अस स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एंड वील रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी और किस तरीके से वी हैव मल्टीपल क्वींस दैट वुड कम अप। ओके, सो वी हैव कैथरीन ऑफ एरागॉन, जिससे सबसे पहले शादी होती है इनकी। लेकिन ये क्या करते हैं, कैथरीन को क्या करते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। क्या करते हैं, कैथरीन को डिवोर्स देते हैं बिकॉज इन्हीं की ही सर्वेंट एन बॉयल के साथ उन्हें प्यार हो जाता है। किस साथ प्यार हो जाता है, एन बॉयल से प्यार हो जाता है उनको। तो वो क्या करेंगे,
कैथरीन को जब वो डिवोर्स देते हैं, क्यों डिवोर्स देते हैं? बिकॉज कैथरीन ने इनको एक ही चाइल्ड दिया, मैरी द फर्स्ट, एंड मैरी द फर्स्ट वाज अ फीमेल। तो ये इतनी बार ट्राई करने के बाद भी इनको क्या करती हैं, मेल हायर नहीं दे पाती हैं। दैट इज वाई वो डिवोर्स कर देते हैं। किससे? कैथरीन से डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुन के हमारा चर्च जो है, या फिर आप कह लो हमारे कैथोलिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, प्लस हमारे जो पोप हैं, वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पोप बहुत एंग्री हो जाते हैं। पोप कहते हैं मेरा ही वर्ड सही है। सो बाइबल में कहीं पर भी गॉड, कहीं पर भी किंग को अलाउ नहीं है डिवोर्स देना। डिवोर्स जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए तुम कैथरीन को डिवोर्स नहीं दे सकते हो, डिस्पाइट ऑफ हर नॉट बिगेटिंग अ सन. So what Henry said that, but she is not my wife, my lord. She was the wife of my younger brother Arthur. I do want to divorce her. Now, some people liked the argument, isn't it? The argument still holds some validity. लेकिन चर्च में बोलेंगे पोप कि no, because डिवोर्स जैसा कोई वर्ड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू गिव डिवोर्स टू कैथरीन. बट वो फिर भी क्या करेंगे, नहीं मानेंगे और एस्टैब्लिश कर देंगे. ही विल एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड. क्या एस्टैब्लिश कर देंगे? चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश कर देंगे. ऑलरेडी भी कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो पोप की बात तो मान नहीं रहे थे, तो इस टाइम का यूज कर कर वो क्या करेंगे, प्रोटेस्टेंटिज्म स्प्रेड करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स को ले आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश कर देंगे. लेकिन उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया है, ये भी याद रखना. उसके बाद इनकी हरकतें खत्म तो होंगी नहीं. इनको क्या हो गया था, प्यार हो गया था इनकी वेटिंग लेडी से, और इन्होंने शादी कर दी थी किससे, एन बॉयल से. बट एन बॉयल के साथ रहने के बाद भी इनके पास कोई बेटा नहीं आ पाता है, और एन बॉयल को कहते हैं कि एन बॉयल वाज चीटिंग मी. तो इसीलिए ही ये एन बॉयल को क्या करते हैं, बीहेड कर देते हैं. एन बॉयल को बीहेड करा देते हैं, और एन बॉयल से हमारे पास कौन आती हैं, एलिजाबेथ, द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे जाके क्वीन बनेंगी, एलिजाबेथ. फिर हमारे पास आती हैं जेन सरमन. जेन साइमोर से भी शादी करते हैं ये. जेन साइमोर मर जाती हैं. जेन साइमोर नेचुरली डाइज, ये मर जाती हैं बहुत जल्दी इन 1537, और एक बड़ा ही वीक सा किंग देकर हमें चली जाती हैं, जो कि है हेनरी द सिक्स्थ हमें देकर जाती हैं. उसके बाद आती हैं एन ऑफ क्लीव्स, देन कैथरीन ऑफ हावर्ड एंड कैथरीन प्रेयर. लास्ट में इनके पास कैथरीन प्रेयर ही रह जाते हैं. सो वी हैव द किंग जो मर जाते हैं 55 ईयर्स की एज पे इन 1547, एंड वी हैव दिस कैथरीन ऑफ प्रेयर, द लेडी हु वॉज विद हिम जब उनकी डेथ होती है. ठीक है. इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि इन्होंने अपनी वाइफ कैथरीन ऑफ हार्वर्ड को भी एग्जीक्यूट कराया था, और क्लीम्स को क्या किया था, अनल्ड किया था, अपनी विल से निकाल दिया था, अनल्ड, कि तुम भी मुझे लड़का नहीं दे पा रही हो, सबको अपने किंगडम से निकाल देते थे. ठीक है. लास्ट में सिर्फ इनके साथ रहते हैं. जब वो 55 ईयर्स के होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, तो ही डाइड किस एज में, तो वी हैव द किंग डाइंग एट द एज ऑफ 1547. आफ्टर हिज डेथ कुछ टाइम के लिए वी हैव एडवर्ड, जिससे क्या बनाया जाता है, किंग बनाया जाता है. एडवर्ड को किंग बना दिया जाता है. बट एडवर्ड क्या होता है, सिर्फ 9 ईयर्स का होता है. एडवर्ड 9 ईयर्स का है. सो ये लोग एडवर्ड को किंग नहीं बनने देते हैं. ठीक है. एडवर्ड क्या कर पाता है, ज्यादा रूल नहीं कर पाता है. राइट. ही कुडंट रूल मच. लेट मी रीड इट फॉर यू. सो वी हैव द रोमन कैथोलिक चर्च, जिससे ब्रेक अवे होके हेनरी द 8th ब्रेक अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च. ये कौन सा है, ये तो रोमन कैथोलिक चर्च है. रोमन कैथोलिक चर्च से ही ब्रेक्स अवे एंड ही एस्टैब्लिशेस व्हाट, द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जहां पे वो प्रोटेस्टेंट्स को साथ ले आते हैं. ओके. देन लेट अस गो फॉरवर्ड. एन बॉयल से शादी होती है, कैथरीन हार्वर्ड से शादी होती है, धीरे धीरे ये सब होता है. देन उनकी डेथ हो जाती है, तो कौन बनते हैं, एडवर्ड द 6th को थ्रोन मिल जाता है.
but of course he falls ill for some time and he couldn't continue with the throne. और वो होते भी बहुत छोटे हैं. So during this time the council was in charge of the kingdom. So जब वो इतने छोटे भी होते हैं और अपने decisions खुद नहीं ले सकते हैं, जब वो सिर्फ 9 years के होते हैं, we have the council that was in charge of the political affairs and the ruling of the kingdom. They decided that the Catholicism should not come back to England again. और जिस टाइम ये रूल कर रहे होते हैं वहां पर डिसीजन सारे कौन लेते हैं? काउंसिल मेंबर्स डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं कि इंग्लैंड में कभी भी कैथोलिसिज्म नहीं आएगा. और इंग्लैंड में क्या प्रिवेल करेगा? इंग्लैंड पूरा पूरा क्या बन जाता है? प्रोटेस्टेंट बन जाता है. इंग्लैंड क्या बनता है? प्रोटेस्टेंट बन जाता है, राइट? So England by large was becoming a Protestant nation during this time. Though the reason for this is varied, of course it was the personal desire of Henry, जिसकी वजह से Roman Catholic Church से वो split होते हैं, but still it was important when it comes to the positionalizing of the kingdom. Then we have King Edward, who falls ill for some time, and he also names Jane Grey as the new queen. तो वो जेन ग्रे को कुछ टाइम के लिए, जो उनकी एक्सटेंडेड कजन होती है ना, उनको कुछ टाइम के लिए क्या करती हैं? किंगडम दे देते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि ये इल हो जाते हैं, तो जो जेन ग्रे उनकी एक एक्सटेंडेड कजन होती हैं, जो कि एक एज की होती है, जो रूल कर सकती हैं, उनको किंगडम मिल जाता है कुछ टाइम के लिए. लेट मी फाइंड आउट, अगर यहाँ पे हमें जेन ग्रे मिल जाती है तो ओके, आई थिंक इस पिक्चर के अंदर जेन ग्रे नहीं है. सो जेन ग्रे उनकी कजन होती हैं, वो रूल करती हैं. And she was a Catholic, right? So she wanted Catholicism to come back within England and completely do away with the Protestants. It is important for us to understand that the Protestant Reformation was of course not easy, and there were a number of problems. So Mary the One wanted to so after this, when Jane Grey के हाथ से भी kingdom चला जाता है, we have Mary the One who will come up. कौन आ जाएंगी? Mary the One will come up. अब Mary One कौन है? Mary One को थ्रोन मिल जाता है. किसको मिलता है थ्रोन? मैरी दी फर्स्ट को थ्रोन मिलता है. इसके बाद कौन आ जाती है? मैरी दी वन थ्रोन पे आ जाती हैं. अब मैरी दी वन क्या चाहती हैं? मैरी दी वन चाहती थी कि कैथोलिसिज्म दोबारा आ जाए. क्या आ जाए? कैथोलिसिज्म दोबारा आ जाए. कैथोलिक फेथ इन ब्रिटेन दोबारा आए. ठीक है, मैरी दी वन वांटेड कि कैथोलिसिज्म दोबारा आ जाए इंग्लैंड के अंदर. So Mary the One started to, जब वो क्वीन बनती हैं, she started to execute the Puritans. So Mary the One was becoming increasingly popular, and लोग क्या करते हैं? वो लोगों को completely change करने की ट्राई करती हैं, और वो क्या करेंगी? behead कर देंगी उन लोगों को जो प्रोटेस्टेंट्स हैं. किनको करती हैं? जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्हें behead करती हैं. So इसीलिए ही इनका नाम क्या पड़ जाता है? ब्लडी मैरी. इसीलिए ही इनको और क्या कहते हैं? ब्लडी मैरी भी कहते हैं. आपने कभी सुना है ना, बेटा सो जाओ तो ब्लडी मैरी आ जाएगी, 3 बारी मिरर में देख के ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी नहीं बोलना है. दिस इज द सेम ब्लडी मैरी, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ब्लड शेड करा रही थी ब्लडी मैरी. ठीक है, सो क्या हो रहा था? वी हैव कैथरीन ऑफ एरेगॉन, जिनकी डॉटर मैरी विल कम अप, और वो प्लॉटिंग करती हैं. और वो क्या करती हैं? जेन ग्रे, एडवर्ड या फिर जेन सर्मन्स, इन सबको मरवाने लगती हैं धीरे धीरे. और क्या करेंगी? कैथोलिसिज्म दोबारा इंग्लैंड में लेके आने का ट्राई करेंगी. और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड कैसा हुआ था? प्रोटेस्टेंट हुआ था. सो इसके बाद वी हैव मैरी, जिनको मार दिया जाएगा. मैरी को अब हटा दिया जाएगा. मैरी डाइज इन 1558. वो कब मर जाती हैं? 1558 में मैरी मर जाती हैं. पीपल वर नॉट हैप्पी विद हर. मैरी 1558 में मरती हैं. उसके बाद हमारे पास कौन आ जाती हैं? बीच में ही मैरी, जब ऑलरेडी शी इज लिविंग, वी हैव एलिजाबेथ ऑलरेडी दैट वाज बॉर्न. एलिजाबेथ तो बॉर्न हो गई हैं. एलिजाबेथ मैरी के मरते ही क्वीन बन जाती हैं. मैरी के मरते ही थ्रोन किसके पास जाता है? मैरी के मरते ही वी हैव एलिजाबेथ द फर्स्ट, एलिजाबेथ वन, जिनको 1558 में क्या बनाया जाता है? क्वीन. द वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड. इन्हें और क्या बोलते हैं? द वर्जिन क्वीन
ऑफ इंग्लैंड। क्यों है ये वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड? बिकॉज इन्होंने कभी भी शादी नहीं करी। सो एक पर्सन है फिलिप। फिलिप कहाँ के राजा हैं? फिलिप फ्रांस के राजा थे, सॉरी स्पेन के राजा थे। सो ये भी हम पढ़ेंगे। स्पेन के एक पर्सन राजा थे फिलिप, उनको मैरी से शादी करनी थी, लेकिन क्योंकि ये एक कैथोलिक थे और मैरी एक प्रोटेस्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट है और किंगडम भी हमारा प्रोटेस्टेंट था, इसीलिए वो कभी भी इनसे शादी नहीं करती हैं। पर फिर भी फिलिप क्या करके आते हैं? स्पेनिश फ्लीट लेके आते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेनिश अर्माडा। ठीक है, वो फ्लीट लेके आते हैं इंग्लैंड पर। बट ऑफ कोर्स Queen Elizabeth was so powerful that she brought the kingdom together because of the winds. God also helped her, and ये सारे लोग वहीं पर ही kingdom में पहुंच ही नहीं पाते हैं। Because of this, England was intact, and ये इंग्लैंड पे नहीं जीत हासिल कर पाते हैं। And we have Queen Elizabeth who ruled on England कब से कब तक? From 1558 से लेकर 1603 तक, till 1603 we have Queen Elizabeth who ruled। ये सबको याद रखना है। So Henry VIII ने सबसे पहले कैथरीन ऑफ एरागॉन से शादी करी। He got married the one। देन वी हैव एन बॉयल। एन बॉयल से शादी करने के बाद एलिजाबेथ वन मिलती है इनको। सो बहुत सारे लोगों ने एलिजाबेथ का सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ कौन थी? एलिजाबेथ बहुत उनकी वर्किंग जो थी वो किसी आप कह सकते हो हायर स्ट्राटा से नहीं आई थी। सो एलिजाबेथ एक नॉर्मल एक वर्किंग लेडी की, एक वेटिंग लेडी की क्या थी? बेटी थी। सो एलिजाबेथ वन को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, बट शी एंड ऑल्सो शी वॉज अ वुमेन। सो एक्सेप्टिंग अ वुमेन इंग्लैंड के अंदर ऑल्सो टुक सम टाइम। सो वी हैव सिडनी स्पेंसर, जिन्होंने क्वीन के बारे में इतना अच्छा लिखा, लोगों को भी क्वीन एलिजाबेथ अच्छी लगने लगी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो कि स्पेनिश अर्माडा में हुआ। उसको हम एक और बार डिटेल में पढ़ेंगे। बट देन क्या होता है? जब जेन से शादी करते हैं तो उन्हें फाइनली एक लड़का मिलता है, एडवर्ड। एडवर्ड सिर्फ 9 ईयर्स का होता है जब उनको किंगडम मिलता है। इसीलिए कुछ टाइम के लिए जेन ग्रे या फिर उनके एक्सटेंडेड कजन्स भी आके रूल करने का ट्राई करते हैं। बट वी हैव मैरी दी वन, जिन्होंने सबको मरवा दिया और खुद क्या बन गई? क्वीन बन गई। मैरी दी वन वॉज कैथोलिक, तो इसलिए वो प्रोटेस्टेंट्स को मरवाने लगी। प्रोटेस्टेंट्स डरने लगे, कुछ प्रोटेस्टेंट्स चले गए। कहाँ चले गए? कुछ प्रोटेस्टेंट्स फ्ली करके ये कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे अमेरिका में। ठीक है ना, ये प्यूरिटन्स द 4 फादर्स कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में जाएंगे। अभी तक ऑलरेडी कोलंबस अमेरिका डिस्कवर कर चुका है, ये बात सबको याद रखनी है। ये कहाँ चले जाएंगे? ये अमेरिका में जाएंगे, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्यूरिटन 4 फादर्स कहते हैं। अब मैरी की ब्रांच मैरी जो है वो कैथोलिसिज्म चाहती हैं। सो जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो डर के भाग जाते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट्स वहीं रहते हैं। ये सबको कन्वर्ट कर रही थी, अदरवाइज सबको बिहेड कर रही थी। सो उसके बाद इनका नाम ब्लडी मैरी पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? शी डाइज। देन वी हैव एलिजाबेथ वन हु केम ऑन द थ्रोन। एलिजाबेथ वन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक क्वीन है, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स वो भी बहुत बार आती हैं और क्वीन एलिजाबेथ पे टारगेट करती हैं। वो उनको बहुत वार्निंग्स देती हैं, बाद में इनको भी मरवाना पड़ता है। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो बारी बारी आना चाहते थे स्कॉटलैंड से। ये कहाँ पे हैं? ये स्कॉटलैंड से हैं, क्योंकि मार्गरेट ने किससे शादी करी थी? जेम्स 4 ऑफ स्कॉटलैंड से शादी कर ली थी। ठीक है, वो बेटी तो हेनरी की थी लेकिन स्कॉटलैंड में शादी कर ली थी। सो जो उनकी लीनिएज थी वहां से ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स बारी बारी आके क्वीन एलिजाबेथ का किंगडम लेना चाहती है, पोक कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ को। सो क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें वार्निंग दी, उसके बाद इन्हें मरवाना पड़ा। क्वीन एलिजाबेथ हमें रूल करती हैं कब से कब तक? क्वीन एलिजाबेथ रूल करेंगी फ्रॉम 1558 टिल 1603। दिस इज हाउ द एलिजाबेथन एरा विल कम अप। क्या आएगा? द एलिजाबेथन एरा विल कम अप। इज इट क्लियर? सो बेसिकली फ्रॉम 1559 ऑनवर्ड्स हमारे पास कौन है? एलिजाबेथ वन बिकम्स द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एंड दिस इज द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस टाइम पे इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती है। एंड हम कब एग्जीक्यूट करते हैं क्वीन एलिजाबेथ ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को? 1587 में ना, 1587 में
इनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि वो बारी बारी आके क्वीन एलिजाबेथ के किंगडम को क्या कर रही थी, हड़पने का ट्राई करती हैं। ओके, सो आफ्टर दिस पीरियड हमारे पास कौन है, क्वीन एलिजाबेथ है, जो 1558 में ही हमारी क्वीन बन जाती हैं। 1558 से 1603 तक, कब तक, 1603 तक ये हमारी क्वीन रहती हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे रिलीजन इज स्टेबल। रिलीजन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लिटरेरी पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लिटरेरी पीरियड हो जाता है, राइट। मैरी टाइम अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। मैरी टाइम अफेयर्स मतलब, मेरीन टाइम अफेयर्स मतलब क्या बोल सकते हो आप, मेरीन टाइम अफेयर्स मतलब वाटर से करने वाली चीजें। ओके, स्टेबिलिटी, यहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्ड करती हैं क्वीन एलिजाबेथ। क्यों करती हैं, क्वीन एलिजाबेथ को वर्जिन, दोबारा बताती हूँ, वर्जिन मैरी क्यों कहा जाता है सबसे पहले तो, या फिर वर्जिन क्वीन क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन्होंने ओथ ली थी, आई विल नेवर मैरी, बट देयर इज फिलिप, जो कि कौन थे, स्पेन के किंग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको, क्वीन एलिजाबेथ को बोला मुझसे शादी कर लो, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने मना कर दिया। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा आई डू नॉट वांट टू मैरी एनीवन। प्लस जो फिलिप थे वो कौन थे, कैथोलिक थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमारे किंगडम में दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो। तो स्पेन अपनी आर्मी लेकर इंग्लैंड के पास आता है, स्पेन अपनी आर्मी लेके इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए आता है, अटैक करते हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने किया, भगवान ने किया, नो वन नोस, बट क्या आता है, जब इनकी फ्लीट आती है बहुत ज्यादा विंड ब्लो करने लगती है, क्या होने लगती है, बहुत हैवी विंड्स ब्लो करने लगती हैं, और उनकी शिप यहीं पर ही स्टक हो जाती है। इतने में इंग्लैंड क्या करता है, अपनी आर्मी प्रिपेयर कर लेता है, छोटा सा वॉर होता है, एंड अल्टीमेटली इट इज इंग्लैंड दैट विंस। इनकी फ्लीट को क्या बोलते हैं, स्पैनिश अर्माडा कहते हैं, स्पैनिश अर्माडा। वो क्वीन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द विंड वो वहीं रुक जाते हैं। एंड हमारे पास क्या होता है, वी हैव क्वीन एलिजाबेथ, जो नेशनहुड का कॉन्सेप्ट ले आती हैं। किसका कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, नेशनहुड का कॉन्सेप्ट लेके आती हैं। सो दिस इज हाउ शी बिकम्स अ प्रोलिफिक लीडर, सॉरी, वो क्या बनती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन जाती हैं। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंग्लिश रेफॉर्मेशन, टोटल इंग्लिश रिफॉर्मेशन के बाद क्या क्या चेंज आते हैं, हम देखते हैं दैट देयर इज अ ग्रेट रप्चर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। प्रोटेस्टेंटिज्म क्या होता है, एक ऑफिशियल रिलीजन जैसा बन जाता है। हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड का भी फॉर्मेशन देखते हैं। सो इम्प्लीकेशंस ऑफ रेफॉर्मेशन के बाद क्या क्या आता है ये देखेंगे, एक सेकंड के लिए लिख लेते हैं। रेफॉर्मेशन के टाइम हम सबसे पहले देखते हैं रप्चर हो जाता है, रप्चर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। प्रोटेस्टेंटिज्म इंग्लैंड में स्प्रेड हो जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसी टाइम पीरियड में ही हम देखते हैं हमारे जो प्यूरिटन्स होते हैं, प्यूरिटन्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं, हिस्टोरिकल जर्नी करते हैं, हिस्टोरिकल जर्नी करते हैं टू द न्यू वर्ल्ड,
कहाँ पे? नए वर्ल्ड में। जो वर्ल्ड क्या है? अमेरिका है। इसे वर्जिन लैंड मानते हैं कि हमें ही मिला है, इसीलिए ही यहाँ पे कौन सी कॉलोनी बनाते हैं? वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं इन द प्लेसेस कॉल्ड वर्जीनिया, वर्जीनिया एंड पेंसिल्वेनिया। वर्जीनिया एंड पेंसिल्वेनिया में अपनी क्या करते हैं? अपनी कॉलोनी बनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पार्ट बनते हैं। डिस्कवरी किसने की थी अमेरिका की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ओके राइट, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इज दिस क्लियर? सो रोमन कैथोलिसिज्म मार्जिनलाइज हो जाता है। ओके रिटन, आई होप ये सबने लिख लिया है। दिस इज क्लियर। सो अब हमारे पास क्या आ गया है? एलिजाबेथन पीरियड आ गया है। एंड एलिजाबेथन पीरियड के अंदर जस्ट एलिजाबेथन पीरियड की स्टार्टिंग में ही, सो जस्ट बिफोर द एलिजाबेथन पीरियड, एज आई टोल्ड यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमारे पास कौन है? सॉरी, वी हैव थॉमस मोर। जस्ट बिफोर द एलिजाबेथन पीरियड, इनसे जस्ट थोड़ा सा पहले ही वी हैव थॉमस मोर, जिन्होंने लिखा है। हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं, पर थॉमस मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूटोपिया आप पढ़ोगे, यूटोपिया, दिस इज अ वर्क जिसकी समरी भी पढ़नी है। थॉमस मोर्स यूटोपिया। So he is the first English author to write under the influence of Greek studies and he was inspired by Plato. ठीक है, ये इंग्लिश राइटर हैं जो कि इन्फ्लुएंस थे ग्रीक स्टडीज से। और किससे इन्फ्लुएंस थे? प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे। दो और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं। द फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू रिमेंबर इज टोटल्स मिसलेनी। एलिजाबेथन एरा के जस्ट थोड़ा सा पहले ही ये आ रहे हैं, इसलिए याद रखना है। टोटल्स मिसलेनी ये कब आता है? 1557 में आता है, 1557। एंड देन वी हैव द ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल। ये सारे चेंजेस होने ही लगते हैं, इससे पहले हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ आए। ओके, टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन 1557 एंड कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्यू थिंग्स अबाउट टोटल्स मिसलेनी। टोटल्स मिसलेनी के बारे में डायरेक्टली पेपर में आ जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे let us study about Total's Miscellany. So Total's Miscellany was the first printed anthology of English poetry. It is the first printed anthology of English poetry. फर्स्ट प्रिंटेड। अब कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आ चुका है ना, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज द कंपाइलेशन ऑफ वर्क्स। ये क्या है? फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है पोइट्री की, ठीक है। इसका पब्लिशर कौन था? रिचर्ड टोटल। रिचर्ड टोटल इसका पब्लिशर थे। ये लेटर्स बहुत ज्यादा, लेटर राइटिंग इन्होंने इस तरह इंक्लूड करी है। टोटल 271 पोएम्स हैं, 271 पोएम्स हैं। लेटर के फॉर्मेट के अंदर बहुत ज्यादा है। कॉमन रीडर्स के लिए प्रिंट हुई है। और ये किसने लिखा है?
Sir Thomas Watt, Sir Thomas Watt and Henry Howard. Henry Howard is also called as the Earl of Surrey, by the way. He is also called as the Earl of Surrey. Thomas Watt and Henry Howard, जो कि Earl of Surrey भी हैं, उन्होंने मिलके टोटल्स मिसलेनी लिखी है, जिसको प्रिंट रिचर्ड टोटल ने किया था. इसके बाद से इंग्लैंड में बहुत सारी पोइट्री की एंथोलॉजीज प्रिंट होने लगी. सो दिस वाज रेड फॉर प्लेजर. ये किसके लिए आती है? प्लेजर के लिए ही आती है, राइट? सो यहाँ पे बाइबल के भी काफी ट्रांसलेशन होते हैं. एक बार देख लेते हैं. हमने ऑलरेडी भी बाइबल के ट्रांसलेशन देख लिए हैं. तो सबसे पहले तो गॉस्पेल्स एंड एनेक्डोट्स होते थे. देन वी हैव वाइक्लिफ, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना? हमने सबसे पहले वाइक्लिफ की बाइबल देख ली थी, जो कि 2 कंप्लीट वर्जन्स देते हैं. वो 1320 से 84 तक वाइक्लिफ लिख रहे हैं. उसके बाद वी हैव विलियम टिंडेल एंड ही वाज बर्न टू डेथ. बारी बारी हम रिवाइज करेंगे. इन्होंने हिब्रू और ग्रीक ओरिजिनल्स पे काम किया था और ये मॉडर्न डे बाइबल को शेप करती है. द बाइबल इन द मॉडर्न शेप. बाइबल को मॉडर्न शेप किसने दे दी थी? अगर ये कोई पूछ ले तो याद रखना वो टिंडेल ने दिया है. और ये बाइबल कब आती है? 1525. 1525. Then we have Miles Coverdale. इनकी बाइबल इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्रेजेस एंड राइम्स इन्होंने इंक्लूड कर दी थी. बहुत सारे फ्रेजेस एंड राइम्स इंक्लूड की थी. और ये फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल टू बी प्रिंटेड है. फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल टू बी प्रिंटेड. ठीक है? देन वी हैव द ग्रेट बाइबल. द ग्रेट बाइबल इसकी ट्रांसलेशन कौन कराता है? इसकी ट्रांसलेशन हेनरी दी 8th कराते हैं. और वो द ग्रेट बाइबल को कहां यूज करते हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so we have the establishment of Church of England. चर्च ऑफ इंग्लैंड को एस्टैब्लिश कर देते हैं. इसके ट्रांसलेशन को कमीशन कौन करते हैं? हेनरी दी 8th. देन वी हैव किंग जेम्स, जिसके अंदर आता है ऑथराइज्ड वर्जन. ये हम बाद में भी पढ़ लेंगे. ये जेम्स के अंडर आता है 1611 में. तो ये तो बाद में आएगा. ये हम जैकोबियन पीरियड में पढ़ेंगे. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. ये चीजें सबको क्लियर हो गई हैं. राइट? ग्रेट. तो विद दिस आई विल वाइंड अप माई क्लास. इसके साथ आई विल वाइंड अप. यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? सो क्वीन एलिजाबेथ के आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, उनसे पहले क्या चेंजेस आते हैं. हमने आज बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट अलग मूवमेंट्स को डिस्कस करा है. एंड रिलीजियस भी, पॉलिटिकल भी, ऑल बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड में कैसे आता है, ये सारे चेंजेस दे आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन द एग्जाम. सो यू गाइज नीड टू नो इन सब वर्क्स के बारे में. 30 years वॉर के बारे में पता होना चाहिए. द वॉर ऑफ रोजेस कब एंड हुआ, यू शुड नो दिस. राइट? सो आई वॉज प्रिटी फास्ट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग. आप दोबारा इसको देखोगे और लिखोगे. सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा रेफॉर्मेशन, सो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आपके पास है.
Okay, note this down. So I will wind up the class, leaving you guys on this page. I guess this is the most important one. इस पेज पे हमने एलिजाबेथन एरा के बारे में बात करी है. सो सबसे पहले ये पेज, आई वॉन्ट यू टू नोट दिस, अभी ही नोट कर लो सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो. आई विल वेट फॉर यू. अभी 5 मिनट्स बाद आई विल वाइंड अप द क्लास सो दैट यू हैव टाइम. आप इसे नोट करोगे. सो ये ट्यूडर का फैमिली ट्री है. You have Henry VIII and he was married to Elizabeth of York. In the next class, we will study about the writers that are there in the Elizabethan era. अब हमारा क्या है, एलिजाबेथन एरा का बैकग्राउंड सेट हो गया है. अब क्वीन एलिजाबेथ के अंडर जितने भी राइटर्स हैं, जैसे सिडनी, स्पेंसर, विल टॉक अबाउट देम. विल टॉक अबाउट द अदर राइटर्स दैट आर देयर बिफोर शेक्सपियर. सो वी हैव द यूनिवर्सिटी विट्स. आफ्टर द यूनिवर्सिटी विट्स वी हैव शेक्सपियर. आफ्टर शेक्सपियर वी हैव बेन जॉनसन. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स. plethora of writers, plethora of works that you have to do. आज की class is also very important. It's très important. French में बोलते हैं ना, très important है. It's like very very important. So note it down. We have Catherine of Aragon and Boyle, जो सबसे important है. Jane Seymour is also important. And उसके बाद Catherine, then Catherine Prayer last में बचती हैं. और कुछ टाइम के लिए एडवर्ड भी किंग बनते हैं, एडवर्ड द सिक्स्थ, बट ही वॉज वेरी वेरी वीक. 9 years ओल्ड थे बस, उनको मरवा भी दिया जाता है फिर बाद में. ये चीज़ें आपने रिचर्ड सीरीज में पढ़ोगे आप. जब शेक्सपियर लिखते हैं तो शेक्सपियर यही सारी तो चीज़ें यूज़ करते हैं. शेक्सपियर यही बैकग्राउंड यूज़ कर क्या करते हैं, अपने हिस्टोरिकल प्लेस लिखते हैं. राइट. वी हैव रिचर्ड द 2, रिचर्ड द 3, वी हैव एडवर्ड सीरीज, रिचर्ड सीरीज. ऑल द क्रॉनिकल्स, ऑल द हिस्ट्री प्लेज आर टेकिंग द हिस्ट्री फ्रॉम हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल. हॉलिनशेड, दिस इज अ PYQ, राइट. दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि शेक्सपियर कहाँ से अपनी हिस्ट्री प्लेज लिखते हैं. हॉलिनशेड क्रॉनिकल से लिखते हैं. और हॉलिनशेड क्रॉनिकल क्या कर रहे हैं, यही वाली हिस्ट्री को बुक में लिख रहे हैं. जिस तरीके से वी हैव एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड दैट वाज रिटन बाय बेदे, वी हैव हॉलिनशेड हु विल राइट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जब इन किंग्स के बारे में लिखा जाएगा. सो वी हैव द वॉर ऑफ रोजेस दैट इज कॉल्ड एज द 30 years war that was fought between the house of Lancaster and the house of York, the two houses that will come together, and it is called as the House of Commons, right. Tudor dynasty start होती है. ट्यूडर डायनेस्टी के फर्स्ट किंग कौन होते हैं, हेनरी दी एट्थ. हेनरी दी एट्थ होते हैं जो कि हेनरी दी 7th के बेटे हैं. हेनरी दी एट्थ क्या करेंगे, हेनरी दी एट्थ किंग बनते हैं. सच अ बैड, ओके, एनीवे. सो ये क्राउन है हमारा. लेट मी ड्रॉ इट. या स्टिल बेटर. ठीक है, ये क्या बनेंगे, ही वॉज क्राउंड. ही वॉज क्राउंड. और यहाँ पे इतनी सारी शादी कर वो पूरा मैसअप कर देते हैं. और क्या करते हैं, एक ही थोड़ी सी अच्छी चीज करेंगे, अपना चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश कर देंगे. चर्च ऑफ इंग्लैंड ताकि अच्छे से चल जाए. चर्च ऑफ इंग्लैंड ताकि अच्छे से चले. ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट. उन्हें पता था उन्हें द ग्रेट बाइबल लिखनी पड़ेगी. क्या लिखनी पड़ेगी, द ग्रेट बाइबल की ट्रांसलेशन कमीशन करनी पड़ेगी. इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, द ग्रेट बाइबल. ओके, चलो you guys note it and then I will switch off the camera. Thank you and have a wonderful day. और प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है. Okay, so I hope you guys have noted. Right, let me just switch off the camera. And अगर किसी ने नोट नहीं किया है, you can of course revisit this class again and again. Also, what is your homework? Last में एक homework दे देती हूँ. Please read Thomas More's Utopia. You will have detailed questions from Thomas More. सारे in-depth questions. Plus read a little bit more about Total's Miscellany. They have been asking questions from
सर थॉमस वॉट एज वेल एज हेनरी हावर्ड, दोनों से क्वेश्चंस पूछते हैं, हम भी इनको दोबारा पढ़ेंगे, बट टोटल्स मिस्टेनी एंड योर यूटोपिया, दीज टू वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूटोपिया की तो यू आर रीडिंग इन डिटेल समरी, वो किस बुक्स में है, 2 बुक्स में डिवाइडेड है यूटोपिया, यूटोपिया 2 बुक्स में डिवाइडेड है। The protagonist, the setting, the everything that is there in Utopia is very very important. Utopia का मतलब क्या होता है? An ideal place. It is called as an ideal place. An ideal place मतलब जहाँ पे सब कुछ perfect होता है। इसका opposite क्या होता है? Dystopia. Right? So ये आप कर रहे हो, this is your homework, and of course the other चीज़ें तो हम दोबारा से discuss करेंगे ही, ठीक है? Okay? So homework please सब लोग अपना दोबारा करेंगे।